नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसिडिटी के बारे में दूसरा वीडियो बना रहे हैं और ये पिछले वीडियो की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आगे का मैं बोलूँगा उसका बेस है और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता जाएगा। मैं जो आज आपको बताऊंगा और उसका रिलेशन किससे है, आपके ब्लड प्रेशर से, शुगर से, आपके सेक्स की वीकनेस से, आपको जनरली बॉडी में थकान रहती है जिसमें डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है या फाइब्रोमाइल्जिया है या आप थके थके रहते हैं, और साथ में अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो क्या एसिडिटी पर से या एसिडिटी की दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं क्या वो तो नहीं कर रही ये सारी प्रॉब्लम, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, डिप्रेशन, सेक्स की वीकनेस, शरीर में जान नहीं होना। ये मेरा आज का टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान का जीवन बदल सकता है और मैं चाहूँगा कि आप इसको एंड तक देखो ताकि आपको काफ़ी कुछ मेडिकल साइंस के बारे में समझ आए और आप चाहो तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। और जो कुछ मैं बताऊंगा उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो, उसको आप गूगल सर्च करके देखो, डिस्कस करो और फिर एक नतीजे पर पहुँचे। सबसे पहले जानने के लिए कि एसिडिटी क्या है, जिसको आप लोग समझते हैं कि छाती में यहाँ पे जलन हो गई, चलो थोड़ा इनो पी लो, थोड़ा डाइजिन पी लो, थोड़ा पेंटोप्राजोल ले लो, रेमिप्राजोल ले लो, आपको जलन में आराम आ गया और आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, चलो मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इसके लिए आप समझो कि हमारी पाचन क्रिया कैसे होती है। सबसे पहले जैसे ही खाने को आप देखते हो आपके मुंह में सलाइवा, थूक आ जाता है। इसको पहला फेज़ कहते हैं, जो उसका सेफेलिक फेज़ कहते हैं, जो हमारे को खाने के सोचने के बारे में ही मुंह में थोड़ा सा सलाइवा पैदा होता है और कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, वो इसी को कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सलाइवा थोड़ा एल्कलाइन होता है, आप मुंह में खाना आता है उसको चबाते हैं, वो फिर आपके फूड पाइप से नीचे स्टमक की तरफ जाता है। स्टमक में जाने के लिए वहाँ एक वेल्व होता है जिसको लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ईज़ोफेगस कहते हैं फूड पाइप को। तो लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो वेल्व होता है उससे खाना नीचे जाता है। और कुदरत ने ये वेल्व इसलिए बनाया है कि जब आप लेटें या मान लो आप शीर्षासन करें या उल्टा भी लटक जाएं तो ये खाना वापस नहीं आता। फिर स्टमक में जो थोड़ा सा एल्कली मटेरियल सलाइवा का और फूड पहुंचता है तो स्टमक में कुदरत ने हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट एसिड का दिया हुआ है, जो गैस्ट्रिक एसिड है जो बनता है। ये गैस्ट्रिक एसिड जो होता है इसका पीएच बहुत कम होता है, 0.8 to 3। इन एक किस्म से जैसे कि हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है तो ये हाईली एसिडिक होता है। ये इतना ज़बरदस्त एसिड होता है कि अगर आप इसको निकाल के किसी कार्ड पे छिड़को तो उसका पेंट उखड़ जाएगा। तो इस एसिड से जो हम खाना खाते हैं वो इससे मिलता है और जितने उसके बेकार बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म होते हैं और खाने का वो मटेरियल बचता है जिसके ऊपर हमारे एंजाइम्स खाने की एक्ट कर सकें। और ये खाना फिर चलते हुए छोटी आंत के शुरू के हिस्से में आता है जिसको ड्यूोडेनम कहते हैं। वहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिससे पैंक्रियाटिक और गॉल ब्लैडर जूसेस निकलते हैं। ये गॉल ब्लैडर के जो जूसेस होते हैं ये फिर एल्कली होते हैं। जो शुरू में एल्कली था सलाइवा, एसिड बना पेट का जो एसिडिक था, फिर एल्कली बाइल सॉल्ट, बाइल सेगमेंट, बाइल से ये मिलता है जिससे एक सिजल प्रोड्यूस होती है। फिर बेकार के बैक्टीरिया मरते हैं, गॉल ब्लैडर के जूसेस भी मिल जाते हैं। गॉल ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट करता है जब उसको सिग्नल मिलता है कि एसिड आ गया। तो एसिड की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है गॉल ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो गॉल ब्लैडर जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स वगैरह मिलकर इस खाने में मिल जाते हैं जिससे कि फैट एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो पेप्सिन तो ज़रूरी हो गया प्रोटीन्स एब्जॉर्प्शन के लिए, गॉल ब्लैडर के जूसेस से फैट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। एसिड के बिना ना पेप्सिन काम कर सकता है ना गॉल ब्लैडर के जूसेस काम कर सकते हैं और ये फिर आगे जाता है और बैक्टीरिया जो अनवांटेड हैं, जो यीस्ट वगैरह है, उनको ख़त्म करता जाता है।
अब ये तो एसिड का मोटा मोटा काम मैंने आपको बता दिया। मान लो एसिड कम होगा तो क्या होगा? सबसे पहले पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। अनवांटेड बैक्टीरिया रहेंगे जो आगे चलते जाएंगे। और जो इंटेस्टीन में, जब ऊपर वाले इंटेस्टीन में जाएंगे तो गॉल ब्लैडर को सिग्नल नहीं मिलेगा। गॉल ब्लैडर जो है कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा तो गॉल ब्लैडर स्लगिश हो जाएगा। गॉल ब्लैडर स्लगिश हो जाएगा तो बाइल जो है वो थिक हो जाएगा और उसमें स्टोन बनने शुरू हो जाएंगे। और जो पेप्सिन है वो बन नहीं पाएगा। पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। और जब एसिड नीचे जाएगा पेप्सिनोजन इनएक्टिव के साथ और डिफेक्टिव बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स के साथ, तो फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सब बिगड़ जाएगा। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती थी बिकॉज ऑफ दीज एंजाइम्स वो नहीं हो पाएगी। तो इन सब के होने से हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी। जो जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम और बाकी जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, जिससे एक फटीग की फीलिंग आएगी। जब हमारा गॉल ब्लैडर ठीक काम नहीं करेगा तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा। फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर अपच की फीलिंग आएगी, अफारा होगा, गैस बनेगी। प्रोटीन्स, अगर पेप्सिन नहीं बनेगा तो ठीक तरह सिक्रीट नहीं होगा। पेप्सिन सिक्रीट नहीं होगा तो फिर प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अबव ऑल, जितने अनवांटेड बैक्टीरिया थे, जितने यीस्ट थे, जितने फंगस थे, वो एसिड से पूरी तरह ख़त्म नहीं होंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब हमारे शरीर में एसिड भगवान ने किसी वजह से बनाया है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमारे पेट के एसिड से कहीं ज़्यादा कार्निवोरस एनिमल जैसे शेर, चीता, भेड़िया है, इनके होते हैं, इवन डॉग का। क्योंकि जब इनके अंदर एसिड जाता है, इनका एसिड जो है वो इवन बोन्स तक ख़त्म कर सकता है। अगर एक शेर बोन खाता है, वो बोन को निकाल के बाकी चीज़ फेंक तो नहीं देता, पूरी बोन खा लेता है और उसका एसिड बोन तक ख़त्म कर देता है। तो हमारे शरीर में एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है, जब हमारी उम्र बढ़ती है 40 से 50 साल के ऊपर, तो ये एसिड प्रोडक्शन कुदरती कम हो जाती है। एसिड प्रोडक्शन कुदरती कम होने से क्या होता है कि जो हमारा ईज़ोफेजियल जंक्शन है, जो लोअर ईज़ोफेजियल जंक्शन है, जो जंक्शन है हमारे फूड पाइप का और हमारे स्टमक का, वो लैक्स होने लगता है। जैसे उसको कंस्ट्रिक्ट होना था, वो लैक्स होने लगता है। क्योंकि उसको कंस्ट्रिक्ट होने के लिए एसिड का सिग्नल मिलना बहुत ज़रूरी है। जब एज 40 से ऊपर गई, 50 से ऊपर गई, एसिड कम बना तो वो वाल्व लैक्स हो गया। दूसरा, ये वाल्व न केवल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से रिलेटेड होता है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, डायफ्राम वो भी इसको जकड़ के रखता है। उम्र के साथ हम सब जानते हैं हमारे मसल शिथिल होने लगते हैं, तो ये भी लैक्स होने लगता है। तो जो लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर है, जो लोअर फूड पाइप में स्फिंक्टर है, वो खुलने लगता है। होता क्या है, इसके खुलने से एसिड तो कम बन रहा है, लेकिन वो हमारी फूड पाइप में जाना शुरू कर देता है। हमारे स्टमक की लाइनिंग है वो बर्दाश्त कर सकती है एसिड को, हमारे फूड पाइप की नहीं कर सकती। तो कम एसिड होने पर भी वो जब हमारी फूड पाइप में जाता है तो हमारे को जलन होती है, एसिडिटी की फीलिंग आती है, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। क्योंकि 50 to 60% ऑफ पॉपुलेशन वेस्ट में ज़्यादा है जिसको ये जलन होती है। तो इस जलन के लिए कॉमनली क्या किया जाता है, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या आप वैसे भी, हमारे यहाँ OTC मेडिसिन लेने का रिवाज है, आप कोई एंटासिड ले लेते हैं, आप डाइजिन ले लेते हैं, आप इस तरह की चीज़ें लेकर अपने एसिड की न्यूट्रलाइज करके आप रिलैक्स फील करते हैं। साथ में आप क्या करते हैं, आप रेनेटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन जैसी दवाइयाँ लेते हैं जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, जो एसिडिटी का प्रोडक्शन कम करते हैं। साथ में आप पेंटाप्रोजोल, लेंसप्रोजोल और ये जो रेबिप्रोजोल जैसी दवाइयाँ लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो एसिड कम बनाती हैं। इनका फ़ायदा क्या आपको लगता है कि एसिड कम बना, आपके यहाँ जलन ठीक हो गई, लेकिन आपने बीमारी ठीक नहीं की, बीमारी बढ़ा दी, एसिड कम कर दिया। और एसिड कम करने से क्या क्या नुकसान हुआ, जो पिछले 5-8 मिनट में मैंने आपको बताया, वो सारे नुकसान हुए।
उससे क्या होता है, आपका हाजमा ख़राब हो गया, बैक्टीरिया बेकार के पेट में आ गए, उससे सीबो होने का चांस ज़्यादा है। सीबो क्या है, आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख लेना। फैट सॉल्युबल विटामिन कम हो गए क्योंकि फ़ैट डाइजेस्ट नहीं हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपके मसल मास वैसे ही जो उम्र के साथ शिथिल हो रहा है और ज़्यादा शिथिल होना शुरू हो गया। तो इन सब से आपकी बॉडी सिस्टम में बहुत नुकसान होता है। उसके साथ जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं जाते, आपका शरीर और कमज़ोर हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान इससे ये होता है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताया गया, कि पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल जो दुनिया में प्रिस्क्राइब होने वाली पहली 10 दवाइयों में आता है, ये सेक्स की वीकनेस भी करती हैं। ये भी कहा जा रहा है ये किडनी पर भी असर कर सकती हैं। और सबसे कॉमन ये है कि जो लोग रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, पेंटाप्रोजोल वगैरह लेते हैं, इनका एसिड ऊपर चलते हुए हमारे गले में आ जाता है और हमारे को निमोनिया तक बना सकता है। अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो ऑलरेडी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है, बीटा ब्लॉकर ले रहा है, तो उसका ये वाल्व जो ईज़ोफेगस के नीचे है वैसे रिलैक्स होता है। और जब ये एसिड ऊपर चढ़ता है तो ये चेस्ट में जाकर निमोनिया बनाता है, गला ख़राब करता है। और ये नोन फैक्ट है कि जो लोग एंटासिड और पेंटाप्रोजोल जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं, इनको निमोनिया वगैरह कहीं ज़्यादा होती हैं। ये बात एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है जिसका आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिसाइड्स दैट जो हमारा सारा सिस्टम है वो इंटरलिंक्ड है। अब इनसे क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं जाते तो मरीज़ में डिप्रेशन हो जाता है। और क्या है, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, मैं बात बहुत पुरानी कर रहा हूँ, 1973 में मैंने ज्वाइन किया था और 77 में MBBS किया था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। तो 70s, 78, 79 तक क्या रिवाज था कि जो पेशेंट हमारे पास पेप्टिक अल्सर के आते थे, हम कहते थे इसको दूध पिलाओ। और जो पेशेंट ज़्यादा सीवियर होते थे, उनको हम नाक से ट्यूब डाल के, राइस ट्यूब डाल के मिल्क ड्रिप दिया करते थे। आपने ठीक सुना, उन मरीज़ों को मिल्क ड्रिप दिया करते थे और ये सोचा जाता था कि दूध देने से एसिडिटी कम होगी और उनका अल्सर ठीक होगा। बाद में ये आया कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध देने से एसिडिटी बढ़ जाती है। मेरे को ये बताने का बेसिक वजह ये थी कि मेडिकल साइंस एवर चेंजिंग साइंस है और जब भी जो कुछ किया जाता है वो गुड फेथ से किया जाता है, लेकिन बाद में हमारे प्रिंसिपल्स और सिद्धांत बदलते रहते हैं जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को बदहज़मी है, उसको एसिडिटी या जलन महसूस होती है, तो ये भी हो सकता है कि लो एसिडिटी के कारण उसका लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर खुला हुआ हो और नॉर्मल से कम एसिड उसके फूड पाइप में जा रहा है, जो उसको जलन प्रोड्यूस कर रहा है। और आप अपना सिम्टम रिलीव करने के लिए उसको डाइजिन जैसी दवाइयाँ, एंटासिड वगैरह दे देते हैं, लेकिन आप बीमारी ठीक नहीं कर रहे। बीमारी ठीक होगी जब आप इस वाल्व को टाइट करोगे और उसके पेट की एसिडिटी प्रोडक्शन बढ़ाओगे। आज का मेरा वीडियो आपके बेसिक कंसेप्ट को समझाने का था, एसिडिटी कैसे बढ़ाई जाए और आगे क्या किया जाए, इसके बारे में आप मेरे साथ बने रहना। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा जो जो मैंने आपको बताया है आप गूगल सर्च करके बेशक देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है और किसी के भी कंसेप्ट बदलना इतना आसान नहीं होता। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब तक अगला वीडियो मैं ना बनाऊं, आप मेरी वेट करना। शुक्रिया।